कहना है कि मर्दों के हाथों औरतों पर जुल्म का मसला कोई नया नहीं है, लेकिन शब्बीर ने पाकपतन में एक ऐसी औरत को देखा है जो मर्दों से भी बढ़कर सफा से पहले ये समझ लीजिए कि मदिया की माँ की अपनी पड़ोसन रुबीना से दोस्ती थी। रुबीना मदिया की माँ को भाभी कहती थी और उसकी 11 साल बच्ची से प्यार करती थी। एक दिन हुआ यह कि मदिहा की माँ घर के काम काज में मसरूफ थी और मदिहा एक तरफ बैठकर सिपारा पढ़ रही थी कि इस दौरान एक पड़ोसन उसके घर आ गई। भाभी, अरे तुम आओ, बैठो रुबीना। क्या कर रही हैं भाभी? क्या कर रही हूँ? बस बच्ची को पढ़ा रही हूँ, उसके बाद फिर खाना बनाना है। मदिया की तबीयत मुझे ठीक नहीं लग रही। अरे हाँ, 2-3 दिन से उसको नज़ला बुखार है, इतना टाइम ही नहीं मिल रहा कि इसे डॉक्टर के पास ले जाऊं। हाँ, बस ऐसे ही चल रहा है बच्चों का तो। अरे वो नसीम भाभी है ना, वो भी हॉस्पिटल गई हैं, उनकी भी तबीयत ठीक नहीं थी, तो मुझे बुलाकर गई है कि मैं भी हॉस्पिटल आ जाऊँ। तो सोचा आप ही को साथ ले चलूं। नहीं जाऊंगी तो भाभी बुरा मानेंगी और अकेले जाने की हिम्मत नहीं हो रही थी। और वैसे भी मदिया की तो तबीयत खराब है ना, तो मदिया को भी दवाई दिलवा देंगे हम लोग। रुबीना, तुम्हें पता है मैं बच्ची को पढ़ा रही हूँ, खाना बनाना है, मैं नहीं जा सकती। ओहो भाभी, थोड़ा सा घर से बाहर भी निकला करो। चलो जल्दी वापस आ जाएंगे, और वैसे भी मदिया को दवाई दिलवानी है, वो भी दिलवा देंगे। ये तो ठीक कह रही हो, लेकिन चलो चलती हूँ तुम्हारे साथ, पर जल्दी वापस आना क्योंकि मुझे घर आके खाना बनाना है। हाँ भाभी, जल्दी वापस आएंगे, मुझे भी खाना बनाना है। चलो मदिहा, आप सपने पहनो अपनी। तो बाहर इतनी गर्मी हो रही है ना। हाँ, गर्मियाँ तो आ गई हैं। भाभी बोल के गई अगर नहीं जाऊंगी ना तो वो बुरा मानेंगी कि आई नहीं। अच्छा ठीक है, लेकिन देखो मैं फिर कह रही हूँ जल्दी वापस आएंगे हम। हाँ भाभी, जल्दी आ जाएंगे। तो चलें तो सही, इतना लेट हो रहा है हम लोग वैसे ही। शब्बीर ने देखा कि रुबीना ने मदिहा की बेटी के सर पर शफकत से हाथ रखा और फिर वो तीनों घर से बाहर निकल गईं। पैदल चलते चलते उन्होंने एक सवारी को हाथ के इशारे से रोका और फिर वो तीनों एक अस्पताल के बाहर उतर गईं। मदिहा की माँ मदिहा और रुबीना अस्पताल में दाखिल हुई तो वहाँ काफी रश था। भाभी, तुम थक गई होगी, तुम यहाँ पर बैठो। बस मैं अपनी भाभी को भी देख कर आई। सही है, मदिया को ले जाती हूँ अपने साथ, इसकी भी पर्ची बनवा लूंगी। अच्छा, मगर जल्दी आना। भाभी बेफिक्र रहो, बस अभी गई और अभी आई। सही है, चल। शब्बीर ने देखा कि मदिहा की माँ अस्पताल की एक बेंच पर बैठी रुबीना और बेटी की वापसी का इंतजार कर रही थी कि एक औरत उसके बराबर में आकर बैठ गई। तौबा है, अल्लाह किसी को बीमारी न दे। सुबह से अस्पताल आई हूँ, दर्द की वजह से खड़ा ही नहीं हुआ जाता। अपनी बच्ची को लाइन में खड़ा करके यहाँ आई हूँ। अल्लाह ताला सेहत दे आपको। जोड़ों में दर्द रहता है ना, खड़ा नहीं हुआ जाता। अभी वो दोनों बातें कर ही रही थी कि रुबीना वापस आ गई। भाभी आ गई देखकर भाभी को? हाँ भाभी, सब कुछ ठीक है। बस मेरे भाई को मेरी भाभी ने बिला वजह तंग करके रखा हुआ है। मामूली सा पेट में दर्द था, डॉक्टर ने दवाई दी और वापस घर भी भेज दिया। मदिहा का है रुबीना? माफ करना भाभी, तुम्हें तो बताना ही भूल गई। भाभी तो मदिहा को घर पर ले गई। वो कह रही थी कि बिरयानी बना रही है, खाना भी साथ ही खा लेना, तो मैंने मदिहा को उनके पास ही भेज दिया। वैसे भी अभी तो घर ही तो जाना है। अच्छा चलो फिर घर चलो। हाँ चलें चलें। वो दोनों अस्पताल से बाहर निकली। मदिहा की माँ सवारी को रोकने लगी तो रुबीना ने उसे मना कर दिया। अरे भाभी, रक्षा क्यों रोक रही हैं? वो भाई ने कहा था वो यहीं पर ही आएंगे, फिर हम उनके साथ ही चलते हैं। बस अभी आते ही होंगे। ले भाई आ गए। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम। क्या हुआ रुबीना, नसीम कहाँ है? भाभी तो घर चली गई। अच्छा ये बताओ, डॉक्टर ने क्या बताया? कुछ नहीं, डॉक्टर कह रहे थे कि मामूली सा पेट दर्द था, इसलिए दवाई देकर वापस भेज दिया। ये कौन है, तारुफ नहीं करवाया? अरे भाई, ये भी हमारी भाभी जैसी हैं, पड़ोसन है हमारी। अस्सलाम वालेकुम। चलो चले भाभी, चलते हैं। रुबीना के भाई ने रक्षा रोका और फिर वो तीनों उस पर सवार हो गए। रक्षा जब एक चौक के पास पहुंचा तो रुबीना ने अचानक रक्षा रुकवा लिया। अरे भाई, भाई एक मिनट रोके, जल्दी से रोके। अरे क्या हुआ, यहाँ क्यों रुकवा रही हो रक्षा? भाई, भाभी ने कहा था कि बिरयानी का मसाला लेते हुए आना, वो लेना है। अच्छा ठीक है,
आप लोग यहीं रुकें, मैं मसाला लेकर आता हूँ, रिक्शे वाले को यहीं फारिग कर देता हूँ। अच्छा चले ठीक है, चल आ जाओ तब चल। रुबीना के भाई ने रिक्शे वाले को पैसे दिए और वहां से चला गया। इस कहानी की मजीद तफसीलात हम आपको दिखाएंगे, लेकिन एक ब्रेक के बाद। कहीं जाइएगा मत, क्योंकि कोई देखे ना देखे, शब्बीर तो देखेगा। रुबीना का भाई चला गया तो वो दोनों सड़क के किनारे ही बैठ गईं। कुछ देर गुजरी तो मधिया की माँ को बेचैनी लाहक हो गई। रुबीना, पूरा 1 घंटा हो गया तुम्हारे भाई को गए हुए, उसका अब तक पता नहीं है। भाभी मुझे भी बहुत फिक्र हो रही है, अल्लाह रहम करे। दुकान पर रश होगा, आओ बाजार में देख लेते हैं। लापरवाही की भी हद होती है। चलो यही कहीं होगा, दुकान पर रश होगा, वरना इतनी देर कभी होती नहीं है। आओ दुकान पर देख लेते हैं। फिर शब्बीर ने देखा वो दोनों भरे बाजार में रुबीना के भाई को तलाश कर रही थी। फिर एक जगह मधिया की माँ की हिम्मत जवाब दे गई। रुबीना, तुमने मुझे बहुत ख्वार करवा दी, अब तो मुझसे चला भी नहीं जा रहा। भाभी माफ कर दें, सब कुछ मेरी वजह से हुआ है। क्या माफ कर दूं? तुम्हारी भाभी मेरी बच्ची को ले गई है, हैं? रक्षा करो और चलो उसके घर। हाँ वो, मगर अरे लानत भेजो तुम अपने भाई पर, पिछले 1 घंटे से वो मुझे ख्वार करवा रहा है। वो घर तो मैंने नहीं देखा। नहीं वो अभी शिफ्ट किया ना, मुझे बस ये पता है कि वो यहीं कहीं रहते हैं, लेकिन घर मालूम नहीं है। एक काम करते हैं ना भाभी, हम लोग घर चलते हैं, भाई शाम को मधिया को लेकर आ जाएगा। चलें। ड्रामेबाजी छोड़ो, एक तो पता नहीं मेरी बच्ची तुमने किस लाइन के हवाले कर दी है। मुझे मेरी बच्ची चाहिए अभी, और इसी वक्त चाहिए मुझे अपनी। अब मधिया की माँ का पारा चढ़ गया था और उसे कुछ दाल में काला नजर आ रहा था। भाभी लोग सुन रहे हैं, आप चले यहाँ से, बिला वजह कर पतंगड़ बना रही है बात को। भाभी चले, रक्षा करते हैं, मधिया के पास चलते हैं। वो दोनों काफी देर तक इधर से उधर भटकती नजर आई। रुबीना ने बहला फुसलाकर मधिया की माँ को उसके घर छोड़ दिया था, और जब मधिया का बाप शाम को मजदूरी से वापस लौटा तो बेटी को ना पाकर परेशान हो गया। और शब्बीर रुबीना को पूरी तरह समझ नहीं पाया था, लेकिन जब उसने मधिया के बाप के सामने मधिया की गुमशुदगी का इल्जाम खुद मधिया पर रखा तो शब्बीर इस खुले झूठ पर कांप गया। शब्बीर ने देखा कि मधिया की माँ रो रो कर अपने शौहर को पूरा वाकया बता रही थी। मैं सोच भी नहीं सकता था कि तुम्हारी पड़ोसन ऐसी निकलेगी, और वो औरत मुझे बहुत मशकूक लगती थी। मेरी समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूं। इस दौरान अचानक रुबीना घर में दाखिल हुई तो मधिया का बाप फट पड़ा। कहाँ है मेरी बच्ची? मेरी बात तो सुने आप। मुझे कुछ नहीं सुनना, मुझे मेरी बच्ची चाहिए बस। आप ही बताएं इसमें मेरा क्या कसूर है? जो औरत मधिया को लेकर गई है वो मेरी दोस्त नहीं, वो आपकी बीवी की दोस्त है, और आपकी बीवी ने ही मुझे कहा था कि अस्पताल में उससे मिलने चलना है। रुबीना, क्या बकवास कर रही हो तुम? झूठ बोल रही हो, तुमने मेरी बच्ची का अफवाह किया है। ये झूठ बोल रही है मेरी। मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़, खुदा के वास्ते मेरे बच्चे को ला दो तो। ये झूठ बोल रही है, मधिया इसी की वजह से अफवाह हुई है। इसने मेरी बच्चे का अफवाह किया, झूठ बोल रही है तुम। एक तो मधिया की माँ अपनी बेटी के लिए तड़प रही थी, उस पर जुल्म नहीं हुआ कि रुबीना ने अपनी तेज जबान से मधिया के बाप को अपनी बीवी से बदगुमान कर दिया था, और थाने जाकर मधिया की माँ के खिलाफ ही उसकी बेटी के अगवा का मुकदमा दर्ज करवा दिया था। FIR का दर्ज होना था कि पुलिस मुबैना तौर पर मधिया की माँ को पकड़कर थाने ले गई। थाने की बंद दीवारों से शब्बीर को मजलूम औरत पर तशद्दुद की मुबैना आवाजें सुनाई दे रही थी। शब्बीर को मालूम हुआ है कि रुबीना नामी औरत मुबैना तौर पर अगवाकारों की सहूलतकार है। इस वाक़े को 9 माह गुजर चुके हैं। मधिया के मजलूम माँ बाप से पुलिस मुबैना तौर पर हजारों रुपए बटोर चुकी है, लेकिन मधिया को जमीन निकल गई या आसमान खा गया, आज तक ये पता नहीं चल सका। मधिया की माँ रो रो कर अपनी सेहत खोती जा रही है और लोगों को मदद के लिए पुकार रही है। मेहमान आए रुबीना दे, रिश्तेदार आए, 2-3 दिन उन्होंने घर ठहरे, मैंने हस्पताल से लेके चले गए।
होटल जाके धक्के खांदा फिरदा। शब्बीर को मालूम हुआ है पता नहीं अब वो किस हाल में है। शब्बीर ने इस भयानक जुर्म की मुबैना खुल्लम खुल्ला आनत करने पर मुतालिका पुलिस अफसरों की मजम्मत की है और केस बिगाड़ने पर उनके खिलाफ फौरी कार्रवाई का मुतालबा किया है। शब्बीर का कहना है कि 9 माह से लापता बच्ची को फौरी तौर पर बाजियाब कराया जाए। देखते रहिए, क्योंकि कोई देखे न देखे, शब्बीर तो देखेगा। शब्बीर ने गुज़िश्ता दिनों एक ऐसा घर देखा है जहां बेबसी और फरियाद के सिवा कुछ नहीं था। एक बुजुर्ग औरत पर ऐसी कयामत गुजर गई थी जिसके बारे में सोचा भी नहीं जा सकता। उस दिन एक हरे भरे गांव में अमीर अली की माँ रोटियां पकाकर फारिग हुई तो उसी लम्हे अमीर अली घर में दाखिल हुआ था। अम्मा, ओ अम्मा। पहले बोलता है भूख लग रही है खाना दे दो, और खाना निकालो तो तू गायब। ले अम्मा ले आ खाना जल्दी से, बेहद भूख लग रही है। वो जरा अब्बा के शोरूम तक गया था। अच्छा ये बता, रोटी पे घी लगा दूं? हाँ लगा दे अम्मा लगा दे, तेरे हाथ का तो मजा ही अलग है। अच्छा एक बात कहूं? हाँ बोल। सबकी शादियां कर दी तूने, मेरा क्या कसूर है? सबसे छोटा हूं इसलिए? तू मुझे अभी तक बच्चा ही समझती है क्या? ना मेरी जान, मेरे जिगर गोशे, करूंगी तेरी भी शादी। कल तेरा बाप भी कह रहा था। हाँ ना अम्मा, अब कब तू ये रोटियां पकाएगी? तेरी बहू आएगी तो तुझे भी आराम मिल जाएगा ना। अरे मेरे आराम को तो तू छोड़, तुझे बीवी मिल जाएगी ना, यही काफी है। लेकिन इम्तियाज बेटा थोड़ा जिम्मेदार हो जा, तू कुछ काम काज तो करने लग। तू अपने अब्बा के साथ शोरूम पे बैठा कर। नहीं अम्मा नहीं, मैं शोरूम पे काम नहीं करूंगा। तू अब्बा से कहे मुझे कुछ पैसे दे दे। क्या करेगा भला तू पैसों का? कुछ ना कुछ कर ही लूंगा, मैं भी बच्चा नहीं हूँ। हाँ हाँ मेरे लाल, मुझे पता है तू सब कुछ कर सकता है। एक बात बताओ, अब्बा से पैसे कैसे मांगू? मांग ले, मैंने कौन सा मना किया है? मगर अम्मा, अब्बा को तो मुझ पर कुछ यकीन ही नहीं आता कि मैं कुछ कर सकता हूँ। नहीं नहीं ऐसी बात नहीं है। तुझे पता है जब तू पैदा होता ना तो तेरा अब्बा तुझे कंधे पे बैठा के पूरे गांव में घुमाता था, कहता था मेरा शहजादा आ गया शहजादा। शहजादा? कोई प्यार व्यार नहीं करता अब्बा मुझसे, उनके पास तो टाइम नहीं है मेरे पास बैठने का, मुझे टाइम देने का। अब तू फालतू बातें ना करना शुरू कर दे। अच्छा ये बता, तेरे अब्बा की दुकान पे जो वो डाकू वाकू आ गए थे, क्या माजरा है? हाँ अब्बा ने बताया था, डर कर भाग गए थे। मैं होता तो गोली मार देता उनको। अल्लाह का दिया सब कुछ है हमारे पास, बस तू थोड़ा जिम्मेदार हो जा बेटा, है थोड़ा घर का भी ख्याल करा कर। मैंने तेरी शादी के लिए जेवर बना के रखा है घर में, थोड़ा घर में ख्याल करेगा ना, देखभाल कर लिया करना मेरा बच्चा। अच्छा हाँ, मैं ना आज तेरी बहन के घर जा रही हूँ, कल आऊंगी, घर का ख्याल रखी। चल अम्मा चल, मैं छोड़ देता हूँ तुझे। ना ना कोई जरूरत नहीं है, बस तू घर में रहे। हाँ जब अब्बा आएगा ना तो उसको तू रोटी खाना दे देना, मैंने बना के रख दी है, लेकिन लस्सी जरूर बना दी। हाँ बना दूंगा तुम जाओ। अच्छा तो खाना तो खा, ये ले। आमिर अली की माँ दूसरे दिन सुबह दामाद के साथ अपने घर आई तो वहां मंजर ही कुछ और था। शब्बीर ने देखा कि सुबह सवेरे अमीर अली की माँ अपने दामाद की मोटरसाइकिल पर बैठी हुई थी। मोटरसाइकिल कच्चे पक्के रास्तों से गुजर रही थी। गांव में जिंदगी शुरू हो गई थी और अमीर अली की माँ कपड़े की एक पोटली थामे मोटरसाइकिल पर संभल कर बैठी हुई थी। मोटरसाइकिल दरवाजे पर रुकी। अमीर अली की माँ ने कॉल बेल बजाई मगर अंदर से कोई जवाब नहीं आया। पता नहीं ये बाप बेटे तो लग रहा है गधे घोड़े बेच के सो गए। अरे अम्मा वक्त भी तो देख, इतनी सुबह सुबह का टाइम है।
दामाद ने कॉल बेल पर हाथ रख दिया और जब दरवाजा नहीं खुला तो उसने दरवाजे पर दस्तक देनी शुरू कर दी। जैसे जैसे वक्त गुजरता जा रहा था, सास और दामाद की तशवीश बढ़ती जा रही थी। अरे बेटा कुछ कर, मेरा तो दिल घबरा रहा है। अम्मा देखता हूँ मैं। शब्बीर ने देखा कि दामाद ने जोर से धक्का दिया तो दरवाजे की कुंडी खुल गई। शुक्र अल्लाह का, दरवाजा तो खुला। चल तू यहाँ बैठ, मैं देख कर आती हूँ। बैठ जा। किधर चला गया पता नहीं। इस दौरान दामाद एक तरफ चारपाई पर बैठ गया। अमीर अली की माँ आवाज देते हुए कमरे में घुसी और फिर दूसरे ही लम्हे इस तरह चीखती हुई पलटी जैसे अंदर कोई खौफनाक बला मौजूद हो। क्या हुआ अम्मा? क्या बात है अम्मा? इधर बैठ अम्मा। अम्मा होश कर। अम्मा होश कर, बात क्या है? मैं देखता हूँ अम्मा, मैं देखता हूँ। जब वो वापस पलटा तो उसके चेहरे पर हवाइयां उड़ रही थीं। वो अपनी सास के करीब आया और फिर एक तरफ बैठकर खौफ के आलम में हाँफने कांपने लगा। कमरे में दोनों बाप बेटे की लाश पड़ी हुई थी। आमिर अली फंदे से झूल रहा था और उसके बाप की लाश नीचे पड़ी थी। इस अंदोनाक सानिया की खबर पूरे गांव में जंगल की आग की तरह फैल चुकी थी और गांव में कयामत का समा था। बाप बेटे की मौत पर लोग तरह तरह की कयास आराइयां कर रहे थे, जिसमें से एक कयास आराई ये थी कि बेटे ने बाप से जायदाद में हिस्सा मांगा था। बाप के इनकार पर बेटे ने मुबैना तौर पर अपने ही बाप को मौत की नींद सुला दिया था और फिर फंदे से लटक कर अपनी जिंदगी का भी खात्मा कर लिया था। शब्बीर का कहना है कि बाप बेटे की अलमनाक मौत किस तरह वाक़ई हुई, इसके बारे में तहकीकात के बाद ही पता चल सकेगा। लेकिन शब्बीर का कहना था कि मरने वाले तो अपनी जान से चले गए, लेकिन जवान बेटे और शौहर की मौत का सदमा एक बेबस बूढ़ी औरत कैसे बर्दाश्त कर सकेगी। देखते रहिए, क्योंकि कोई देखे न देखे, शब्बीर तो देखेगा। शब्बीर ने मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में कुछ ऐसे बाहिम्मत लोग देखे हैं जिन्होंने किसी माजूरी या मजबूरी को अपनी रास्ते की रुकावट नहीं बनने दिया। खुद एतमादी के जज्बे से सरशार ये लोग मायूसी के अंधेरे में रोशनी की किरण साबित हो रहे हैं। आप भी देखिए। शब्बीर ने एक दिन देखा कि छोटी सी जैनब अपनी अम्मी के सामने बैठी पढ़ रही थी। बेटा दिखाओ क्या किया तुमने। वेरी गुड, तो बहुत अच्छा किया। अच्छा देखो, अब स्कूल का काम खत्म हो गया है ना, रात के 11 बजे तुम अब सो जाओ। नहीं अम्मी, अभी मुझे और पढ़ना है। बेटा स्कूल का काम तो खत्म हो गया है ना, अब सो जाओ। कल टीचर नया सबक पढ़ाएंगी, सोच रही हूँ तैयारी करके जाऊँ। चलो अच्छा, ये काम करके ना सो जाना, ठीक है। जैनब की माँ ने कमरे की लाइट बंद की और सिर्फ एक टेबल लैंप जलता छोड़कर बरामदे में गई तो उसकी दूसरी बेटी व्हील चेयर पर किताबें खोले बैठी थी। बेटा सबक याद हो गया? जी अम्मी याद हो गया। बेटा बहुत रात हो गई, अब तुम सो जाओ। नहीं अम्मी, मेरा साइंस का काम रहता है, अब सो जाओ, मैं सो जाऊंगी। अच्छा बेटा याद हो जाए ना तो सो जाना। शाबाश। शब्बीर ने देखा कि जैनब हस्ब मामूल पढ़ाई के बाद किचन में अपनी माँ का हाथ बटा रही थी और माँ अपनी बेटी को देख देख कर खुश हो रही थी। अम्मी, मैं अपना स्कूल यूनिफॉर्म इस्त्री कर लूं? नहीं बेटा, वो मैं कर दूंगी, तुम जाओ बहन के पास जाके नाश्ता करो, ठीक है। और वो चीख पड़ी। ऐसा लग रहा था जैनब को किसी ने पकड़कर झंझोड़ दिया हो। उसका हाथ स्त्री के हैंडल से चिपका हुआ था। माँ ने बेटी की चीख सुनी तो दौड़ती हुई आई
सूरत हाल देखकर मामला समझ गई। उसने फौरन एक लकड़ी की मदद से बिजली का तार निकाल दिया। जैनब बेहोश हो चुकी थी। बेटा जैनब, जैनब उठ बेटा, आगे कौन? जैनब मेरी बच्ची को। जैनब जब होश में नहीं आई तो माँ ने बेटी को गोद में उठाया और उसे कार में डालकर अस्पताल के लिए रवाना हो गई। कार से निकलकर जैनब को स्ट्रेचर पर डाला गया। इमरजेंसी में डॉक्टर ने जैनब का मुआयना किया तो उसके चेहरे पर मायूसी फैल गई। डॉक्टर साहब, क्या हुआ? मेरी बच्ची को सब खैरियत तो है ना? बच्ची के बातों पे शदीद झटका लगा है। अभी एक्सरे की रिपोर्ट आ जाएगी, फिर उसके बाद बताएंगे। ठीक है, बच्ची के लिए दुआ कर लीजिएगा। मेरी बच्ची। उस रोज जैनब की जिंदगी बचाने के लिए उसके दोनों बाजू काट दिए गए थे। वक्त गुजरता रहा लेकिन जैनब ने हार नहीं मानी। उसने अपने पाँव की मदद से लिखना पढ़ना सीख लिया था, यहाँ तक कि 9वीं जमात में पहुंच गई थी। शब्बीर जब जैनब के घर गया तो उसके चेहरे पर उदासी और मायूसी के आसार तक नहीं थे। वो बाहौसला और पुरअज़्म नजर आ रही थी। अगर अल्लाह ताला ने मुझे अपने हाथों जैसी नेमत से महरूम किया है तो उसके अलावा अल्लाह ताला ने मुझे बहुत सी नेमतों से नवाजा है। मैं अपनी पढ़ाई में अपनी मजदूरी को रुकावट नहीं बनने दूंगी और अपनी पढ़ाई जारी रखूंगी और इंशाल्लाह ताला फ्यूचर में डॉक्टर बन के अपने मुल्क और कौम का नाम रोशन करूंगी। जैनब की माजूर बहन भी अपने इरादों में पुख्ता नजर आई। कोई बात नहीं, अगर मैं चल नहीं सकती, मेरे माँ बाप मेरे बहुत केयर करते हैं और मैं मुस्तकबिल में तालीम हासिल करके बहुत अच्छी साइंटिस्ट बनूंगी। जैनब की माँ ने शब्बीर को जो कुछ बताया था वो ये है। अल्लाह का शुक्र है कि इसने अपनी मजदूरी को अपनी मजबूरी नहीं बनने दिया। कुछ मेरे तावन से, कुछ अल्लाह ताला के फजल से वो पढ़ रही है और इंशाल्लाह मैं इनको पढ़ाऊंगी। गुजरावाला में बाहिम्मत जैनब को देखकर शब्बीर सोच रहा था कि इंसान के अज़्म और हौसले के सामने बड़ी से बड़ी रुकावट मिट्टी का ढेर साबित होती है। शब्बीर का कहना है कि वो देख रहा है और मुसलसल देखता रहेगा। मुल्क भर से मजीद कहानियों और उनकी तफसीलात के साथ फिर मुलाकात होगी। देखना ना भूलिएगा, क्योंकि कोई देखे ना देखे, शब्बीर तो देखेगा। अगर आप अपने इर्द गिर्द होने वाले किसी गैर मामूली वाक़े से शब्बीर को आगाह करना चाहते हैं तो SMS करें SAB लिखकर स्पेस दें और अपना मैसेज अपने शहर और नाम के साथ 247 पर भेज दें। फैक्स करने के लिए हमारा नंबर है 021-3580-3820। खत लिखने के लिए हमारा पता है 5 एक्सप्रेसवे ऑफ कुरंगी रोड, कराची। एक्सप्रेस न्यूज, शब्बीर तो देखेगा।